हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग लीजिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ में हम हमारी यूनिट 26 पर पहुंच गए हैं। एंड इसके साथ में हम बोल सकते हैं कि अब हमारा रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे कर कर हमारी सभी 35 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीजिंग, तो लीजिंग कैसे समझोगे? लीजिंग समझने के लिए बहुत सिंपल सा सोचो कि ये आप हो और ये आपके जो भी आपने जिस भी रूम में, अगर आप रेंटेड उसमें हाउस में रहते हो या रेंटेड फ्लैट में रहते हो, तो ऐसा समझो कि आपके ओनर है उस फ्लैट फ्लैट के। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर मान लो आपने 11 मंथ्स का एक रेंट एग्रीमेंट साइन किया। आपने क्या किया है? एक 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर आपके ओनर को आपने बोला है कि महीने की हर एक तारीख को मैं आपको रेंट पे करूंगा। और ओनर ने बोला है ठीक है, अगर तुम रेंट टाइम पर पे करते रहोगे तो मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बस ख्याल रखना इन सारे रूल्स का। इन्होंने कुछ यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट में XYZ रूल्स आपको लिख कर दे दिए। ठीक है, अब ऐसे में आप क्या देख रहे हो? आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 11 महीने तक इस पूरी के पूरी फ्लैट को यूज करने में कोई भी खास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो फ्लैट है, इसमें छोटा मोटा कोई इशू आ गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका लीकेज का इशू आ गया, वाटर लीकेज का इशू आ गया। तो अब इस रेंट एग्रीमेंट में यहाँ पर एक चीज मेंशन होगी। क्या मेंशन होगी? कि ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, वो तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन मेंटेनेंस, रिपेयर्स और यहाँ पर इंश्योरेंस कौन करवाएगा? तो अगर वो ओनर करवाते हैं तो लीकेज का जो इशू है वो इनको सही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे। तो इसी तरीके से हमारी क्या होती है? एक लीज एग्रीमेंट होती है। ठीक है, अब लीज एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक होता है लेजर और एक होता है लेजी। लेजर मतलब यहाँ पर ओनर, लेजी मतलब जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या फिर इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रेंट पर यूज कर रहे हैं। अब लीज एग्रीमेंट किससे रिलेटेड बनती है? आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बनती है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं? इस एग्रीमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली सारे टर्म्स लिखे होते हैं यूज करने के लिए, कब यहाँ पर हम जो लीज पेमेंट है वो करेंगे, और ये एक फाइनेंस लीज है या फिर एक ऑपरेटिंग लीज है। तो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन, मान लो यहाँ पर कोई मशीन है तो मशीन के बारे में सारी डिटेल्स, सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होंगी, और किस तरीके से यहाँ पर इस लीज पर जो अमाउंट बढ़ना है हर साल के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें होंगी। तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे समझ में? तो ये क्या होता है? लीज आपका बेसिकली यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मेथड है, जिसको हम एक फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर कोई जमीन खरीदनी है, आप रेंटेड हाउस में क्यों रहते हो? क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए जो आपको अफोर्डेबल नहीं लग रहा घर खरीदना, या फिर आप उसे थोड़े टाइम बाद खरीदना चाहते हो, रेदर फिर आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हो, फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह रहने चले जाओगे। तो ऐसे में आप क्या करते रहोगे? बार बार तो घर खरीदोगे नहीं, आप क्या कर रहे हैं? रेंट पर ले रहे हो अपने यूज के हिसाब से। तो एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मेथड में भी हम यहाँ पर एक फिक्स्ड एसेट को एक्वायर कर लेते हैं। तो जब हमारे पास इनफ या फिर इनसफिशिएंट क्या है, कैपिटल है, और ओनरशिप जो है वो हमें लगता है कि फाइनेंशियली ऑप्टिमल नहीं होगी, तो हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाती हैं, और जो हमारा एसेट यूसेज है उसे हम प्रिजर्व कर लेते हैं। लीज का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पर अलाउ करेगा किसी एक पार्टी को कि आप दूसरी पार्टी का जो भी आइटम है, सामान है, मतलब उसको आप एक पीरियड के लिए यूज कर सकते हो, और इसके बदले आपको लीज रेंटल्स यानी कि पैसा देना पड़ेगा। तो लेजर कौन होते हैं? ओनर होते हैं एसेट के। लेजी क्या होते हैं? यूजर होते हैं। और लीज क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंडर हम यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। फीचर्स क्या है लीज के? तो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एसेट यूज जो है हमारे लेजी के लिए, और पेमेंट्स जो है लेजर के लिए,
वो हमें गारंटी कर रहा है। लेजर जो ओनर हैं उनको रेगुलरली पेमेंट्स मिलती रहेंगी और लेजी को जो सामान चाहिए था, जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी चाहिए थी यूज करने के लिए, वो मिल जाती है। ये रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, और कमर्शियल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई मशीन हमें खरीदनी है या फिर कोई हमें जमीन जो है वो लीज पर लेनी है, ठीक है, मशीन भी लीज पर लेनी है। और अगर हम इस लीज एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे हमारे ओनर होते हैं, बोलते हैं फिर हम आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं करेंगे। ऐसे ही अर्ली अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह की लीजेस होती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अंडर लीजेस कवर्ड होती हैं। तो इसमें आती है आपकी फाइनेंस लीज, जिसे हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं, जिसमें हम सब्सटेंशियली सभी रिस्क और रिवॉर्ड हमारे लेजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब एक फाइनेंस लीज ना यूजुअली क्या होता है, जितना भी लाइफ टाइम है एक मशीन का या फिक्स्ड एसेट का, वो उतने टाइम के लिए होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ टाइम यूजुअली 100 इयर्स मानी जाती है, तो हमारी फाइनेंस लीज में बोलेंगे कि 100 साल के लिए हमारा जो लेजी है उसने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लीज पर ले लिया और 100 साल के लिए लेजर को पेमेंट्स मिलती रहेंगी। अलोंग विद दिस यहाँ पर क्या होगा, समय के साथ साथ इसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज भी होगा जो ये बोलेगा कि जो लेजी है उसे धीरे धीरे लेजर से ओनरशिप इस बिल्डिंग की ट्रांसफर होती रहेगी। क्या हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, धीरे धीरे लेजी जो है वो यहाँ पर ओनर बनता चला जाएगा। तो ये हमारा किस में होता है, फाइनेंस लीज में होता है, जिसमें सभी रिस्क मेंटेनेंस करानी है आपको करानी है, यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना है आपको करवाना है, ठीक है, कुछ खराब हो जाएगा आपको रिपेयर कराना है, लेकिन फिर इससे एसोसिएटेड जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, अब आप इस बिल्डिंग को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसे यूज करना चाहते हो वैसे करो, बस आप इसे किसी और को लीज पर नहीं दे सकते हो अनलेस ये चीज स्पेसिफाइड है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, जहां पर आप रिस्क जो हैं और रिवॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये एक तरीके से आपकी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको हमने 5 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है और यहाँ पर सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स हमने ट्रांसफर नहीं किए। तो यहाँ पर हमने हो सकता है कि बोला मेंटेनेंस और रिपेयर तो जो भी एयरक्राफ्ट ओन करने वाली कंपनी है वही करेगी। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन कमर्शियल प्रैक्टिस। तो बेस्ड ऑन कमर्शियल प्रैक्टिस किस किस तरह की लीज हो सकती है, सबसे पहले आती है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज समझने के लिए इसको ऐसे समझना, लेवरेजिंग क्या होती है कि हमने लोन लिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओनर बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो, बैंक इन्हें 10 लाख रुपए का लोन देगा और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए की इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली और ओनर जो है यहाँ पर, अब इन्होंने एक लीज एग्रीमेंट साइन की, किसके साथ में, किसी लेजी के साथ में, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के साथ में इन्होंने इसको साइन किया, तो ओनर कौन बन गए, लेजर बन गए, मिस्टर ए बन गए लेजी। और यहाँ पर क्या लीज पर दिया गया है, इस प्रॉपर्टी को दिया गया है जो 1 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो भी पैसा लीज के टर्म्स में देंगे वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैंक के पास में। तो ये जो अमाउंट देंगे वो आपका इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए वो सीधे बैंक के पास जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये जो 1 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर ओनर ने लिया है वो आपका पूरा ईएमआई के बेसिस पर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अब ओनर ईएमआई नहीं पे कर रहे, क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है वो इन्होंने रेंट पर दे दी मिस्टर ए को, और मिस्टर ए से बोला कि मुझे ये पैसा देने की जगह मेरे जो बैंक की ईएमआई है उसे आप रिटर्न कर देना। आगे समझ में। तो लेजर क्या कर रहा है, लेजर कौन है, ओनर है, बोरो करेगा ताकि एसेट को खरीदे, और यहाँ पर लेजर, लेजी और लेंडर आपके आ जाते हैं। लेंडर यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में बैंक लिया था,
डोमेस्टिक लीज है कि इंडिया में यहाँ पर कोई मशीन थी और किसी इंडियन कंपनी ने ही, ठीक है, किसी इंडियन को या फिर दूसरी इंडियन कंपनी को इसको लीज पर दे दिया। इंटरनेशनल में है, मान लो जर्मनी से हमने कोई बड़ी मशीन मंगवाई है ना, कैपिटल एसेट्स यूजुअली जर्मनी या इस तरह की कंट्रीज से आते हैं, तो जर्मनी से हमने एक यहाँ पर लीज एग्रीमेंट साइन की और उस लीज एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया में हम इस मशीन को लेकर आकर यूज कर रहे हैं। तो कोई एक पार्टी आपकी क्या कर रही है, फॉरेन पार्टी है, बाहर से बिलोंग करती है। कैंसिलेबल लीज, तो यहाँ पर इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। कौन टर्मिनेट करेगा, लेजी टर्मिनेट कर देंगे अगर कुछ कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मशीन जो है हमने डिसाइड किया कि 100 यूनिट्स जब तक प्रोड्यूस करेगी तो ठीक है, अगर ये 75 यूनिट्स पर आ जाती है तो हम इस लीज को नहीं मानेंगे, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा था ये थोड़ी पुरानी है लेकिन लेजर कह रहा था नहीं अच्छी मशीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने क्लॉज ऐड करवा लिया। तो ये क्या है, कैंसिलेबल, कि भाई हम इसे अगर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। फिर आती है नॉन कैंसिलेबल, यहाँ पर एकदम ही स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, कैंसिल हो गया, कि भाई यहाँ पर अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने आपको रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस इससे रिलेटेड बात बताई थी, है ना। तो अगर यहाँ पर लेजर जो है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है इक्विपमेंट को, यानी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी मेंटेनेंस है उसको यहाँ पर करा रहे हैं, तो क्या होगा, इनका पसीना छूट जाएगा। लेजर का पसीना जब छूट रहा है तो कहलाएगा वेट लीज, और जब लेजी का यहाँ पर पॉकेट में से सारा पैसा, एक तो लीज के जो पैसे थे लीज रेंटल्स वो देने पड़ रहे हैं, दूसरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, तो जब इनकी पॉकेट खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो ये कहलाएगा ड्राई लीज। तो मतलब जो यहाँ पर हमारी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस देखेंगे उसके हिसाब से है, लेजर देखेगा तो वेट और लेजी देखेगा तो ड्राई लीज हो जाएगी। फिर एक आता है सेल एंड लीज बैक, इसे कैसे समझोगे, मान लो यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास में अभी करेंटली एक बिजनेस आइडिया है और उस बिजनेस आइडिया में इनको कैपिटल चाहिए। कैपिटल इनको कितनी चाहिए, 50 लाख रुपए की। इनके अंकल के पास में एक जमीन थी जो उन्होंने मिस्टर ए को दे दी और मिस्टर ए से बोला आप इसे यूज कर लो या फिर इसे बेचो, आपकी मर्जी है। अब ये जो यहाँ पर जमीन है, ठीक है, वो कितने रुपीस की है, वो यहाँ पर अगेन 50 लाख रुपए की है, लेकिन मिस्टर ए को कैपिटल और लैंड की दोनों की जरूरत थी। तो मिस्टर ए क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर ये जो जमीन थी इस जमीन को पहले तो सेल कर देंगे, बेचा, बेचकर आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो 50 लाख रुपए मिस्टर ए को मिल गए। अब मिस्टर ए ने ये जो जमीन बेची है ये अपने किसी फ्रेंड को बेची है, जैसे मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स से बोलते हैं कि अब इसे वापस मुझे लीज पर दे दो। आया समझ। तो मान लो मेरे पास इनफ पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक जमीन है, तो जमीन को मैंने बेचा, बेचने से लिक्विड हो गया मेरा एसेट, है ना, एसेट को मैंने लिक्विड कन्वर्ट कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब इस कैपिटल को मैं यूज कर सकती हूँ अपने बाकी बिजनेस एक्सपेंशन या फिर नया बिजनेस के लिए। और यहाँ पर मेरे पास में जो लैंड थी, जो यहाँ पर इक्विपमेंट था या जो फिक्स्ड एसेट था, वो क्या हुआ, वो मैंने वापस लीज पर ले लिया। पहले मैं ओनर थी, अब मैं लेजी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसेट को पहले आपने बेचा और फिर लीज बैक कर लिया बाय द सेलर, तो सेलर हमारा दोस्त है, उसने हमें लीज पर इसे वापस दे दिया। तो फाइनेंस लीज क्या होती है, जहां पर ओनरशिप हम ट्रांसफर कर सकते हैं लेजी को एंड में। अब यहाँ पर हमारे पास में इंटेंशन दिखाता है ये विदाउट अपफ्रंट कैपिटल, कि हमें एक्स्ट्रा अपफ्रंट कैपिटल कुछ नहीं देनी पड़ेगी, रेदर यहाँ पर ओवर द टाइम पीरियड जो ट्रांसफर है ओनरशिप का वो होता चला जाएगा। तो इसे हम अपना ऑन बैलेंस शीट आइटम लेकर चलते हैं। तो हमें क्लासिफाई करनी है फाइनेंस लीज व्हेन ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी लीज टर्म के बाद में। लेजी या तो इसे परचेज कर सकते हैं एसेट को मार्केट प्राइस से कम, क्यों, क्योंकि वो इतने साल से इसका रेंट पे कर रहे थे,
लीज टर्म्स जो है, और ये कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर इसकी टर्म खत्म हो जाएगी, और यूजुअली टर्म कैसी होती है, यूजफुल लाइफ तक होती है, इसीलिए इसको मार्केट प्राइस से कम मिलेंगे ये। लीज टर्म्स में आपका मोस्ट ऑफ एसेट्स लाइफ कवर होती है। प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे लीज पेमेंट्स की, वो फेयर वैल्यू रहेगी। एसेट कैसा होगा आपका, तो एसेट यहाँ पर हाईली स्पेशलाइज्ड होगा फॉर लेजी। लेजी बेयर करेंगे लेजर्स कलेक्शन लॉसेस। लेजी कंटिन्यू करेंगे लीज एट अ लोअर देन मार्केट रेंट। तो हमारा जो एसेट है वो लेजी के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना होगा। और जो लेजी हैं वो यहाँ पर जो भी लेजर के कलेक्शन लॉस कैंसिलेशन लॉसेस हैं, कि अगर लेजर ने इसे कैंसिल किया तो लेजी बियर कर रहे हैं लॉसेस को। और लेजी जो है वो लीज को कब कब तक कंपेयर चलेंगे, जब तक मार्केट रेट से ये आपका रेंट से कम रहेगा। तो मार्केट में मान लो आपने घर का किराया 1000 रुपए दे रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लीज आपके लिए कितने की रहेगी, केवल 850 रुपीज की रहेगी। ऑपरेटिंग लीज कौन सी है, जिसमें कि हम सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ऑफ बैलेंस शीट जो है हमारे लेजी की अंडर ओल्डर रूल्स चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली पुराने रूल्स के हिसाब से जाएंगे, लेकिन इंडिया 116 ने से चेंज कर दिया है। अब ये शॉर्ट टर्म या फिर नॉन स्पेशलाइज्ड एसेट यूज में यूज होती है। लीज टर्म हमारी यूजुअली जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो यूजफुल लाइफ है, उससे थोड़ी कम रहेगी। लेजी यहाँ पर कोई भी ज्यादा हैवी पेनल्टीज नहीं लगाते हैं और इसे कैंसिल कर सकते हैं। रैशनली क्या होता है लीजिंग का, तो सबसे पहले तो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी बच जाती है। अब हम इसे एक रेंट की तरह ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ना तो हमें कोई लोन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लीज जो है, अब ऑपरेटिंग लीज हमारी लाइबिलिटीज की तरह नहीं दिखाई जाती है, नॉट ऑलवेज शोन एज डेट। इसको हमें जरूरी नहीं हम डेट की तरह दिखाएं। 100% फाइनेंसिंग कर सकते हैं, कोई भी मार्जिन मनी की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें लोन्स में करना होता है। कन्वीनियंस होता है, हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं और ज्यादा जल्दी हमें इसकी यहाँ पर ओनरशिप भी मिल जाती है, यूज करने जितनी हमें राइट्स मिल जाती है। ऑब्सोलीट जो है वो अवॉइड हो जाता है। मान लो यहाँ पर मशीन जो है, मशीन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, तो ऑफकोर्स ये लीज है, तो हम यहाँ पर कोई खास पेनल्टी पे नहीं करेंगे और दूसरी मशीन यूज कर सकते हैं। टैक्स एडवांटेज की बात करें तो जो लीज होती है वो अब आपकी एक्सपेंस की तरह जा रही है। लीज रेंटल्स जो हमने पे करे हैं वो हमारे एक्सपेंस की तरह गए, और जब भी हम ईबीआईटी निकालते हैं तो हम अपने एक्सपेंसेस को तो पहले ही माइनस कर लेते हैं, सेल्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस हमारे फुल्ली डिडक्टिबल होते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जो लेजी है उनको कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन भी हमने देखा था कि यहाँ पर एक कैश डिडक्टिबल होते हैं, बेसिकली टैक्स डिडक्टिबल, लेकिन वो बेनिफिट हमें नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से ना हमारा एसेट है और ना हमारी लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो लीज टर्म्स हैं वो हमारे कैश फ्लो रिवेन्यू साइकिल के साथ में हम अलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक साल में हमें बोला गया कि आपको 1 लाख रुपीज ही इसका रेंटल पे करना है। अब मेरे पास में यहाँ जो बिजनेस है वो सीजनल है, तो मैं जिस सीजन में मेरा ऑन सीजन रहेगा, जहाँ ज्यादा डिमांड रहेगी वहां ज्यादा रेंट पे कर दूंगी, और जहां पर कम होगी वहां कम कर लूंगी और एवरेज मेंटेन कर लूंगी, राइट। फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो लेस कॉन्वेनेंट्स होते हैं कंपेयर टू बैंक टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब बैंक टर्म लोन अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, हमारी रेटिंग्स पर इम्पैक्ट आता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लीज एग्रीमेंट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो एक लीज एग्रीमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे लेजर और लेजी के बीच में, जिसमें टर्म्स और स्ट्रक्चर हमारे लीज की आउटलाइन की जाती हैं। तो जितने भी हमारे फ्यूचर एक्शंस हमारे इस एसेट से रिलेटेड हैं वो हम देखते हैं, और ये एसेंशियल हो जाता है कि हम यहाँ पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोस को कवर करें। तो जो कंटेंट है वो हमारा अलग अलग होगा कि भाई हमारा एसेट कैसा है, उसके हिसाब से हम टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे और लीज के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब जो हमारी दोनों पार्टीज हैं, लेजर द ओनर और लेजी यहाँ पर जो कि इसको यूज करेंगे द यूजर, तो ये हमारे दोनों की यहाँ पर डिटेल्स रखेगा, जैसे केवाईसी होती है ना, तो नेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी रहेगी।
और अगर लेवरेज लीज है या फिर ट्राईपार्टाइट लीज है, मतलब 3 पार्टीज है, उससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो उन थर्ड पार्टी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट, अब यहाँ पर अगर हमने लेजी को बताया ही नहीं कि कौन से बैंक से लोन लिया है, तो वो पैसा किसको देगा, है ना। एसेट का डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैंने बताया था मशीन की पूरी स्पेसिफिकेशन दी जाती है, तो एसेट का यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स दी जाएगी। इवन ये भी बताया जाएगा कि मैन्युफैक्चरर वारंटी स्कोप कहाँ तक है और कितनी वैलिडिटी है। इक्विपमेंट की डिलीवरी यहाँ पर इंस्टॉलेशन से ऊपर, अब मान लो कोई बहुत बड़ी मशीन है, तो यहाँ पर उसे डिलीवर कौन करेगा, इंस्टॉलेशन कौन कराएगा, वो सारे चार्जेस कौन पे करेगा, तो वो भी हमारे बिगनिंग और एंड जब हम यूज करना शुरू करेंगे तो ओनर के यहाँ से लेजी के पास में पहुंचेगी मशीन और इंस्टॉल होगी, और जब हम वापस करेंगे लीज एंड होगी तो ओनर के पास पहुंचेगी। तो दोनों में यहाँ पर किस तरीके से डिलीवरी और इंस्टॉलेशन होना है, कौन कॉस्ट बेयर करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी पीरियड, इफेक्टिव डेट और रिन्यूअल, की भाई लीज को कब कब रिन्यू कराना है, कब से ये लीज स्टार्ट हो रही है, और प्राइमरी पीरियड की कितने ड्यूरेशन के लिए ये लीज चलेगी, वो सारी बातें रहेंगी। जैसे मैंने 11 मंथ्स हमारी रेंटल एग्रीमेंट का एक एग्जांपल दिया था। फिर हम जैसे रेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म बोला था, तो वो भी बताया जाएगा। लीज रेंटल्स कितने रहेंगे और पेमेंट टर्म्स रहेंगे, जैसे मैंने बोला था ना, एक को हम रेंट पे कर देंगे, तो लीज टर्म्स में कि भाई कब पे करना है, फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, वो भी चीजें डिसाइड की जाएंगी। एस्केलेशन क्लॉज, मान लो यहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर हम जो लीज रेंट पे कर रहे हैं अब वो इन्फ्लेशन एक साथ बहुत बढ़ गया, तो उस अमाउंट का कोई फायदा नहीं रहा। एंड पेनल्टीज अगर कोई लेट पेमेंट हो रही है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप की बात करें तो ये मेंशन करेगा कि इफ एंड हाउ ओनरशिप जो है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है जब हमारा लीज पीरियड एंड होगा। तो लीज पीरियड आपका जैसे ही खत्म होता है तुरंत आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ओनरशिप भी हमारी ट्रांसफर हो रही है। रिपेयर्स एंड ऑल्ट्रेशंस, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी पार्टी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी रिपेयर्स के लिए, कौन यहाँ पर वो खर्चे को बेयर करेंगे। इंश्योरेंस और गवर्नमेंट ड्यूज, तो डिटेल्स की भाई कौन इंश्योरेंस पे करेगा, म्युनिसिपल ड्यूज पे करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। सब लीज या फिर रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया था ना कि लेजी ने यहाँ पर इसको रेंट पर लिया और किसी और को रेंट पर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई सब लीजिंग अलाउड है या नहीं है और क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं। जैसे हमारे जो ओनर्स होते हैं, फ्लैट ओनर्स, वो लोग क्या बोल देते हैं कि कोई भी आपको इसमें कील नहीं ठोकनी है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको डेकोरेशन नहीं करानी, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करानी, तो वो सब इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज अगर हमारी हैं तो वो भी बताई जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर सरेंडर या फिर टर्मिनेशन हमारे लीज एग्रीमेंट की कैसे होगी, तो ये कंडीशन बताता है कि अगर अर्ली टर्मिनेशन किया गया, कि अर्ली हमने इसको लीज को जो है क्या टर्मिनेट किया, क्लोज किया या सरेंडर किया, या फिर हमारा नोटिस पीरियड कितना रहना चाहिए, जैसे हम अपने ओनर को बताते हैं ना 1 महीने पहले बता देंगे फ्लैट छोड़ने से पहले, और कोई पेनल्टीज या फिर कंपनसेशन हमें पे करना रहेगा। डिफॉल्ट एंड आर्बिट्रेशन, अगर मान लो अब कोई कंपनी इसको ले रही है ना, कंपनी ही यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट्स पर, तो आर्बिट्रेशन या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लीगल एस्पेक्ट्स क्या है लीजिंग की। अभी तक लीजिंग समझ में आया, एक रेंट की तरह होता है, 2 तरह की होती है, एक फाइनेंस होती है, एक ऑपरेटिंग होती है। फाइनेंस यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ तक के लिए चलती है, ऑपरेटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ना। यहाँ पर आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। लीज रेंटल्स हम पे करते हैं और लीज कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बातें होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लेजी है वो इसको एक खर्चे की तरह दिखाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन पर कुछ भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये लीज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, लेकिन इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर डेडिकेटेड इक्विपमेंट लीजिंग लॉज नहीं है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसके बारे में आप पीपीपी में पढ़ते हैं, उसके अंडर हम इसे बेलमेंट में ले जाएंगे। तो जो लेजर हैं वो बेलर हो जाते हैं और जो लेजी हैं वो बेली हो जाते हैं, अनलेस कि यहाँ पर अदरवाइज स्टेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेली होते हैं वो क्या करते हैं,
वो प्रोटेक्ट करते हैं उस जो भी इक्विपमेंट है। अब आ जाती है बात जीएसटी की। तो जीएसटी के लिए यहाँ पर सेक्शन 7 हमारा सीजीएसटी एक्ट का बात करता है। ये क्या बोलता है कि जो सप्लाई है इट इंक्लूड्स लीज रेंटल्स एंड ये टैक्सेबल होती है अंडर जीएसटी। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हमारा फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच में किसमें नहीं है, जीएसटी में नहीं है। किसमें है, इंड AS 116 में है। ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो जीएसटी रेट्स जो हैं वो हमारे नील लगेंगे अगर जो जीएसटी है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, या फिर हमने कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन को लिया है या वैकेंट लैंड को लीज पर लिया है। लीज जो है वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आती है और आपके जो रेट्स हैं आई थिंक 18% रेट्स चलते हैं, तो यहाँ पर वही आपके एप्लीकेबल रहेंगे। इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ लीज की बात करें तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच में इनकम टैक्स एक्ट भी कोई डिफरेंस नहीं बना रहा। लेजर जो है वो डेप्रिसिएशन ले सकता है क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में ये एक एसेट है और एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जो लीज रेंटल्स हैं वो इनकी एक इनकम का हिस्सा है, तो इनकम को हम टैक्स करते हैं। लेजी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, उनके लिए ये बैलेंस शीट का आइटम है नहीं, और लीज रेंटल्स जो है वो इसे एक एक्सपेंस की तरह दिखा देते हैं। अब अगर हमने सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन करे हैं तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट पर अलाउ किया जाएगा, ना कि सेल वैल्यू पर। अब एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये काफी इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग कैसे करनी है लीज ट्रांजेक्शन्स की लेजर की बुक में। लेजर कौन था, ओनर जो है, ओनर की बुक में हम यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो फाइनेंस लीज है अगर आपकी तो इनिशियल रिकॉग्निशन देखेंगे, तो लेजर यहाँ पर एसेट को एक रिसीवेबल की तरह रिकॉर्ड करेंगे, ना कि एक एसेट की तरह। क्या होगा, जो हमारे लेजर हैं, जो ओनर हैं, वो एसेट को एक रिसीवेबल दिखा रहे हैं। ठीक है, और रिसीवेबल का मतलब क्या है कि नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है और जो लीज रेंटल्स हैं वो क्या हो गए मेरे लिए, वो मेरे लिए यहाँ पर रिटर्न्स हो गए। इंटरेस्ट रेट्स कैसे दिखाओगे, तो इंटरेस्ट रेट आपके इम्प्लिसिट होते हैं लीज में, तो ताकि हम रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करें। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर और डीलर हैं जो कि यहाँ पर लेजर हैं, जो यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने अपनी मशीन की और इसे लीज पर दे दिया, तो ऐसे में कॉस्ट को हम सेपरेटली ऐड नहीं करते हैं, तब हम यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू और ये सब चीजें नहीं करेंगे। इनकम रिकॉग्निशन, अगर फाइनेंस इनकम जो है वो हमारी कैसे दिखाई जाएगी, कांस्टेंट पीरियड रिटर्न। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मेरी इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर लीज को भी हम क्या मान रहे हैं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट में लीज रेंटल्स जो है वो मेरे लिए रिटर्न्स हैं, तो हम इसको इस तरह से लेकर चलेंगे। दो जो लेजर हैं वो एसेट ओन करते हैं, वो इसे अपनी बैलेंस शीट पर कैपिटलाइज नहीं करेंगे और ये एक रिसीवेबल कैलकुलेट होगा एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज रेंटल्स, कि भाई फ्यूचर में जो लीज हमें यहाँ पर लीज रेंटल्स मिलेंगे, जो रेंट हमें मिलने वाला है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो अकॉर्डिंगली हम रिसीवेबल्स में से कैलकुलेट करेंगे। रिसीवेबल क्या है, वो पैसा जो मुझे मिलने वाला है, जो यहाँ पर बेसिकली हमने रियलाइजेबल वो पढ़ा था ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब एक एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट परचेस किया है 100 लाख रुपीस का और XYZ लिमिटेड को 10 साल के लिए दे दिया। इनिशियल कॉस्ट इसकी 6 लाख रुपए थी, एनुअल लीज रेंटल्स जो है वो आपके 18 लाख रुपए हैं, यूजफुल लाइफ 10 साल की है, रेजिडुअल वैल्यू नील है, यहाँ पर कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। इनिशियल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है वो हमने 10% पर एनम माने हैं और कोई इनिशियल पेमेंट नहीं हुई। तो सबसे पहले तो जो लीज रेंटल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, लीज रेंटल्स, रेंटल्स क्या है, एक एन्युटी की तरह है, हमें रेगुलर फिक्स पेमेंट हो रही है, तो PVIF टेबल यूज करेंगे, 10% का यहाँ पर रेट है और 10 साल का ड्यूरेशन है,
और कितने रुपीज मिलने वाले हैं पूरे साल में? 18 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमारे बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स की टर्म में आएगी। आगे समझ में? अब आ जाओ ऑपरेटिंग लीज में। तो लेजर के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर ये एक एसेट नेचर मानी जाएगी, तो एसेट नेचर के हिसाब से हम इसे ऑपरेटिंग लीज में दिखाते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो थी वो हमारी कैरिंग अमाउंट बन जाएंगी और हम इसको एक एक्सपेंस की तरह दिखाते हैं ओवर द लीज टर्म्स। तो ये जो इनिशियली डायरेक्ट कॉस्ट हमारी लगी है ये खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन में लेजर की जो स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो यूज करेंगे। लीज रेंटल्स एक इनकम की तरह माने जाएंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको वही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज है आपकी बारी। तो ऐसी सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट देखेंगे कितनी है। तो सबसे पहले तो 100 लाख की मशीनरी थी और जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी, मान लो इंस्टॉलेशन में कॉस्ट लग गई, तो वो लग गई 6 लाख रुपए की, तो 106 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी। अब एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करें तो 10 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है। अब लीज रेंटल अगर बात करें तो 18 लाख रुपए हमें मिल रहे थे, तो ये एक लीज इनकम हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये किसके लिए था, दोनों चीजें, ये था कि लेजर के लिए कैसे दिखाना है। तो क्या समझे हम, लेजर की बुक में फाइनेंस लीज जो है एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानी जाएगी और यहाँ पर जो हमें लीज रेंटल्स मिलेंगे वो रिटर्न्स की तरह माने जाएंगे, जिसमें कि हम इसका एक परसेंटेज निकाल लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू लेंगे फ्यूचर कैश फ्लो हमें जो लीज रेंटल के थ्रू होने वाले हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में एक लेजर, ऑपरेटिंग लीज में एसेट इसको लिया जा रहा है, ठीक है। और एसेट के साथ साथ आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एक डेप्रिसिएशन लग रहा है और डेप्रिसिएशन के अलावा जो इनकम आपको हो रही है, लीज रेंटल्स जो आपको मिल रहे हैं, वो एक इनकम के फॉर्म में हम क्लेम कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली इस पर टैक्स भी आपका लगेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हमारी लेजी के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी वो हमें पढ़ना है, बट वो हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, आरपी एकेडमी ऐप पर आप लोगों के लिए जो मॉक 1 है वो लाइव हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप एएफएम का मॉक लगा लेना, एज यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट यहाँ 26 चैप्टर्स इसके कवर कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको मॉक 2 यहाँ पर मिल जाएगा आपका पीपीबी का, आरबीडब्ल्यूएम का, आईएफएसएस का। तो आपको ना देखो, अगर लग रहा है कि फ्री मॉक है तो क्वालिटी नहीं होगी, एक बार मॉक जाकर देख लेना, लगा कर देखना। अगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल पेड लेवल का मॉक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं। एंड इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे हार्ड लेवल के, मैंने वैसे भी क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो, मैं अभी अपने बारे में ज्यादा बताती नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे जेआईआईबी में एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को 2 से 3 साल का जेआईआईबी में एक्सपीरियंस है एंड मैं ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ जेआईआईबी का। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ओके, चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।